एक बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। जी, हरिद्वार एसएसपी बने हैं अजय सिंह और योगेंद्र रावत को हरिद्वार से हटाकर डीआईजी कारागार बना दिया गया। आयुष अग्रवाल को एसएसपी एसटीएफ की जिम्मेदारी दी गई। विशाखा भदाने को रुद्रप्रयाग का एसपी बनाया गया है। हिमांशु वर्मा को एसपी बागेश्वर की जिम्मेदारी दी गई। ऐसे ही अमित श्रीवास्तव को एसपी पुलिस मुख्यालय बनाया गया है। पीपीएस धर्मेंद्र डोभाल को प्रभारी पुलिस अधीक्षक चमोली की जिम्मेदारी दी गई। 3 एडिशनल एसपीज के भी तबादले किए गए। स्वप्न किशोर सिंह को एसपी देहात हरिद्वार की जिम्मेदारी। चंद्रमोहन सिंह एडिशनल एसपी एसटीएफ देहरादून बनाए गए हैं। अभय सिंह को एडिशनल एसपी काशीपुर बनाया गया है। तो इस तरीके से बड़े पैमाने पर आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं, पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। सीधा आपको देहरादून ही लिए चलते हैं और इन आईपीएस और पुलिस ट्रांसफर्स के बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं विनोद कुमार से। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है। विनोद, इन तबादलों में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, सबसे अगर बात की जाए सबसे पहले तो लंबे अरसे से पुलिस तबादलों का लगातार इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार कई जनपदों के एसपीओ को चेंज किया जाना है। उसी क्रम में अब राज्य सरकार ने आज 10 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये 4 जनपदों के एसपी बदले गए हैं और 4 एडिशनल एसपी भी बदले गए हैं और टोटल 10 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें खासकर अब तक जो एसटीएफ की जिम्मेदारी निभा रहे थे अजय सिंह, लगातार यूके SSS भर्ती मामले में एसटीएफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही थी। तो एक बड़ी जिम्मेदारी अजय सिंह को हरिद्वार एसएसपी के रूप में मिली है और हरिद्वार एसएसपी अब तक जो रहे हैं योगेंद्र रावत को डीआईजी कारागार बनाया गया है। इसके अलावा बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में तमाम अधिकारियों को तैनाती दी गई है। इसके अलावा एडिशनल एसपी परवेंद्र डोभाल को, जो अभी तक रुड़की एसपी ग्रामीण हरिद्वार में थे, उनकी तैनाती थी, उनको बड़ी जिम्मेदारी चमोली की दी गई है। प्रभारी पुलिस अधीक्षक चमोली उनको बनाया गया है। और अगर खासकर बात करें तो लगातार ये एक इंतज़ार था कि आखिरकार पुलिस विभाग में कब तबादले होंगे। उसी क्रम में आज बम्पर तबादले पुलिस डिपार्टमेंट में हुए हैं। 10 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें 4 एसपी बदले गए हैं और 3 एडिशनल एसपीओ के भी का पदभारों में यहाँ पर चेंज किया गया है। तो ये ज़रूर मानिए कि लंबे इंतज़ार के बाद में आज पुलिस विभाग में बम्पर तबादले हुए हैं। 3 एडिशनल एसपी के तबादले किए गए हैं और इसके साथ साथ 4 एसपी भी बदले गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हरिद्वार की है, क्योंकि बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हरिद्वार और लगातार एसटीएफ कार्रवाई कर रही थी, जिसकी जिम्मेदारी अजय सिंह पर थी। एक तेज़ तर्रार और कड़क मिजाजी अफसरों में अजय सिंह का नाम शुमार है। अगर वर्कआउट की बात करें तो जो केस वर्कआउट का जो दर है उसमें भी अजय सिंह का काफ़ी नाम अच्छे तरीके से लिया जाता है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी अजय सिंह को यहाँ पर दी गई है। और उसके अलावा अभी तक जो रुड़की में यानी हरिद्वार देहात की जिम्मेदारी निभा रहे थे परवेंद्र डोभाल, उनको प्रभारी पुलिस अधीक्षक चमोली बनाया गया है। इसके अलावा विशाखा भदाने को रुद्रप्रयाग का एसपी बनाया गया है। और तो ये तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार बाध्य प्रतीक्षा में भी थे। इंतजार चल रहा था कि आखिरकार कब पुलिस विभाग के में तबादले होंगे। उसी क्रम में आज राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में बम्पर तबादले किए हैं, जिसमें 4 जनपदों के एसपी बदले गए हैं और 3 अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके एडिशनल एसपीओ के भी तबादले यहाँ पर किए गए हैं। बहुत धन्यवाद विनोद आपका, विस्तार से आपने बताया इन ट्रांसफर्स के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में गहनों के व्यापारी राजीव वर्मा पर फायरिंग की खबर आ रही है। कुमाऊं ज्वेलर्स के मालिक पर घर जाते वक्त यह फायरिंग की गई है। बाइक पर सवार 2 लोगों ने इस फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। सर्राफा व्यापारी की गाड़ी में गोली लगी। सर्राफा व्यापारी को काफी दिनों से धमकियां मिल रही थी और अब फायरिंग भी हो गई। कुमाऊं ज्वेलर्स के मालिक पर यह फायरिंग की गई है। 2 बदमाश बाइक पर सवार थे और उन्होंने यह फायरिंग की है। सर्राफा व्यापारी की गाड़ी में गोली लगी है। बाइक पर सवार 2 लोगों ने इस फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। हल्द्वानी में गहनों के व्यापारी की ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग, गाड़ियों पर गोलियां चलाई गई। धमकियां कई दिन से मिल रही थीं और अब ताबड़तोड़ फायरिंग भी हुई है। हड़कंप मचा हुआ इस फायरिंग के बाद। कुमाऊं ज्वेलर्स के मालिक की गाड़ी के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं। अंधाधुंध फायरिंग की गई।
2 लोग जो बाइक पर सवार थे उन्होंने ये फायरिंग की है और उसके निशान उनकी गाड़ी पर जो हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। काफी दिनों से उन्हें धमकियां मिल रही थीं और बदमाशों ने आखिरकार फायरिंग कर दी। तो ये तस्वीरें आप देखिए और देखिए कि कैसे गहनों के कारोबारी की गाड़ी को निशाना बनाया गया। निशाना वही थे लेकिन फायरिंग झेली उनकी गाड़ी ने और वो बच गए। घर जाते वक्त फायरिंग हुई है। जब वो अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान से घर की ओर जा रहे थे उस वक्त ये फायरिंग की गई। कुमाऊं ज्वेलर्स के मालिक के ऊपर गाड़ी जो थी उनकी, उन पर आप देखिए ये फायरिंग के निशान, ऐसे गोलियां बरसाई गई हैं। और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कई दिनों से उनको धमकियां मिल रही थी। देखिए आप, बाइक पर सवार ये 2 बदमाश कैसे उनकी गाड़ी पर फायरिंग करके निकल जाते हैं। फिर से देखिए, बाइक पर सवार फिर से आते हैं बदमाश, फायरिंग करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। गाड़ी जो सफेद गाड़ी थी वो खड़ी थी और उस पर ये ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई इन बदमाशों ने। बाइक पर सवार होकर आए, गोलियां बरसाते हुए वहां से निकल गए। कुमाऊं ज्वेलर्स के मालिक की ये गाड़ी, धमकियां कई दिनों से मिली थी और ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। हल्द्वानी में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब सराफा व्यापारी पर वो गोली से अटैक कर रहे हैं। ताजा मामला हल्द्वानी हीरानगर का है। राजीव वर्मा कुमाऊं ज्वेलर्स के मालिक है, उन पर हमला किया है। उनके आवाज़ पे हूँ और देख सकते हैं कि यही गाड़ी है जिस पर राजीव वर्मा यहाँ पर आए थे और इस गाड़ी में एक राउंड फायरिंग यहाँ पर करी है। देखिए निशान भी हैं यहाँ पर और लगातार उनको धमकियाँ मिल रही थी। राजीव वर्मा हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं पूरा क्या मामला है। राजीव जी, क्या पूरा घटनाक्रम है, क्या पूरा मामला है? जी नमस्कार। ये जो है मनोज अधिकारी जो है ये काफ़ी उप अपराधी का व्यक्ति है। ये साहब मेरे 5 साल से पीछे लगा हुआ है। आए दिन मुझे बड़े बड़े गैंगस्टरों के नाम ले लेके धमकियाँ दिलवाता है, अन्य राज्यों में जाता है, अन्य राज्यों से फ़ोन करवाता है। रात बिरात मुझे नए नंबरों से कॉल कर रंगदारी की धमकियाँ और जान से मारने की धमकी, कहता है कि मुझे तुम्हारी सिर्फ जान चाहिए, इस तरह की बातें करवाता है। कि पुलिस को कई बार अवगत करा दिया है। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है अभी भी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। अंकित शाह, ABP गंगा, हल्द्वानी। पुलिस के हाथ अभी तक खाली है और ये अपने घर वापस आ रहे थे तो इनकी गाड़ी पे पीछे से एक फायर हुआ है जिसमें 2 लोग सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहे हैं और इनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। इनमें से एक मनोज आपका अधिकारी करके जो है, जो पूर्व में भी इनके खिलाफ कई वारदातों में घटना कर चुका है। इधर रुद्रपुर के पंतनगर में पराली से भरी एक ट्रॉली में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की ऊंची लपटें उठने लगी। इसके बाद ट्रॉली को जेसीबी की मदद से खेत में पलट दिया गया। बताया गया कि एक शख्स ट्रैक्टर ट्रॉली में पराली लाद कर लेकर जा रहा था। इसी दौरान चारा बैंक के पास ट्रॉली में लदी पराली ने एकाएक आग पकड़ ली। हालांकि दमकल विभाग ने बाद में इस आग पर काबू पा लिया। देखिए आप, पराली से लदा हुआ ये ट्रक एकाएक आग पकड़ ली गई और इसके बाद देखिए आप, धू-धू करके चलता हुआ ट्रक। दमकल विभाग ने बाद में इस आग पर काबू पा लिया। यह रुद्रपुर की घटना है। वहाँ की तस्वीरें आप देखिए, धू-धू करके चलता हुआ ये वाहन, ये ट्रॉली, क्योंकि इसमें पराली लदी हुई थी, उसमें आग लग गई अचानक एकाएक। चारा बैंक के पास ये हुआ। दमकल विभाग ने बाद में इस आग पर काबू पा लिया। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रुद्रपुर से ये तस्वीरें हमें प्राप्त हुई हैं। अब खबर लखनऊ से। हजरतगंज स्थित प्रिंस मार्केट की 4थी मंजिल पर भी आग लगने की खबर आ रही है। 4थी मंजिल पर स्थित कोचिंग में आग लगी है और कोचिंग में पढ़ रहे कुछ बच्चों के भी वहां पर फंसे होने की सूचना है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कपड़े की बड़ी मार्केट है प्रिंस मार्केट। कोचिंग में पढ़ रहे कुछ बच्चों के वहां पर फंसे होने की सूचना है। बड़ी मार्केट प्रिंस मार्केट हजरतगंज की, कपड़े की बड़ी मार्केट। दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर सक्रिय इस आग को काबू करने के लिए। जो चिंता की बात है वो ये है कि कुछ बच्चे जो कोचिंग में पढ़ते हैं वो इसमें फंसे हो सकते हैं, ऐसी संभावना है और ये बात अपने आप में डराने वाली है। पुलिस और दमकल विभाग दोनों की टीमें लगी हुई हैं इस आग को काबू करने के लिए। इधर मेरठ में
बोतलों को रिसाइकिल करने की फैक्ट्री में हादसा हो गया। मशीन में फंसकर एक शख्स की दर्दनाक मौत की खबर है। इको केयर वेंचर फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है। मृतक के परिजनों ने वहां पर खूब हंगामा किया है। मेरठ में बोतलों को जो रिसाइकिल किया जाता है उसकी फैक्ट्री में हादसा हुआ है। मशीन में फंसकर एक मजदूर की दर्दनाक मौत। मेरठ की इको केयर फैक्ट्री में हादसा हुआ है और मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री के बाहर हंगामा किया है। मेरठ से खबर, अफसोसनाक खबर, हंगामे की खबर। गुस्सा स्वाभाविक परिजनों का, क्योंकि मजदूर की मशीन में फंसकर दर्दनाक मौत हुई है। इको केयर फैक्ट्री जहां पर बोतलों को रिसाइकिल किया जाता है वहां पर यह हादसा हुआ है। गोला गोकर्णा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक 23.56% मतदान की खबर है और शाम 6 बजे तक मतदान हो सकेगा। बूथ पर शांतिपूर्ण तरीके से इस वक्त मतदान चल रहा है और सुबह 11 बजे तक 23.56% मतदान हुआ। यह अच्छा मतदान प्रतिशत माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि उत्साह दिखाया है सुबह के सेशन में तमाम मतदाताओं ने पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान करने का। कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं इस वक्त इसी मतदान से जुड़ी हुई और आप उसमें मतदाताओं का उत्साह देख सकते हैं। कैसे मतदान चल रहा है इस उपचुनाव में, कैसे लोग अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, कैसे मुस्लिम महिलाओं में इस चुनाव को लेकर उत्साह है और कैसे बुजुर्ग भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए जो भी है उसको प्रदर्शित करते हुए जा रहे हैं। तो ये कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और खासकर जो युवा वर्ग है वो भी यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहा है। और अभी सुबह 9 बजे तक 10.9% वोटिंग हो चुकी है। हम जिस बूथ पर हैं वो पब्लिक इंटर कॉलेज है। यहाँ पर आप ये खुला हुआ मैदान देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमारे साथ ये बच्ची भी है। क्या नाम है बेटा आपका? भावना शुक्ला। भावना, आपने वोट डाला है आज जी। तो ये बताइए कि किस मुद्दे पर वोट किया? मैंने इस वजह से वोट डाला कि मैं चाहती हूँ गोला में एक साइंस स्ट्रीम का जो है डिग्री कॉलेज होना चाहिए, जिस वजह से हम लोग को बाहर ना जाना पड़े। ऐसी वजह से लड़कियों को जो है बाहर जाना नहीं मिलता है और वो जो है पढ़ नहीं पाती इस वजह से। आप क्या कहेंगी, क्या समस्याएं हैं? हाँ, यही समस्याएं हैं। मैं बाकी तो खैर सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन वो सब वेयर की जा सकती है। लेकिन एक समस्या है कि जैसे गर्ल्स एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वही बात है कि कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो 12th तक तो यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो साइंस स्ट्रीम देते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा डिग्री कॉलेज नहीं है जहाँ पे बच्चे जो है जो स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो आगे की अपनी पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से जारी रख सकें। उनको प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन आपकी समस्याएं सॉल्व होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि कौन सी समस्याएं ऐसी है ज़मीन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या कोई जो सोसाइटी को लेकर? कुछ समस्याएं तो जो हमारी बेटियों ने बताया है, समस्याएं सबसे ज़्यादा वही हैं, क्योंकि जो हम लोगों पर गुजरी है वही हम लोगों ने आपके सामने शेयर की अपनी बात को। और हम ये चाहते हैं प्रत्याशी कोई भी हो अपनी जनता का ध्यान रखे और पूरे गोला का विकास करे। प्रत्याशी से हमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का, किसी पार्टी का हो, हमारे गोला का विकास करें। स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर उपचुनाव हो रहा है और कुछ देर बाद ये चुनाव यानी मतदान बंद हो जाएगा। 7 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी और भाजपा और सपा जो 2 प्रमुख प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर खीरी। तो देखा आपने जो युवा मतदाता हैं वो क्या भावना लेकर पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और अच्छी संख्या में पहुंचे हैं। उन सबके जहन में कुछ विचार हैं, कुछ मुद्दे हैं और वो उनका हल चाहते हैं या वो उस चुनौती का, उस समस्या का समाधान चाहते हैं, उस दिशा में काम चाहते हैं और इसीलिए वो मतदान करने के लिए पहुंचे। और देखिए मतदान की कुछ और तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। हमने आपको दिखाया है इन तस्वीरों के माध्यम से कि लोग कैसे वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैसे ईश्वर की शरण में पहुंचे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देखिए, उनको भी आप देख सकते हैं। बुजुर्गों में उत्साह दिखाई दिया। अमन गिरी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने मतदान किया। मुस्लिम महिलाओं का उत्साह आप देख सकते हैं। बुजुर्गों ने साहस किया मतदान केंद्रों तक जाने का और अपने मताधिकार के इस्तेमाल का, वो भी तब जबकि ये उपचुनाव है और इसके नतीजों से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर या सत्ता के समीकरणों पर कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा। सपा नेता पूर्वी वर्मा ने सपा प्रत्याशी की जीत का इधर दावा किया है। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है
और आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव में पूर्वी वर्मा अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता पूर्वी वर्मा हमारे साथ हैं। पूर्वी जी, क्या तस्वीर उभर रही है आज यहाँ उपचुनाव में? देखिए, मैसेज बहुत अच्छा आ रहा है। हम लोग जहाँ जहाँ से खबर मिल रही है, लोग बाग आ रहे हैं, लोगों में एक उत्साह है कि वोट करना है। हालांकि हो सकता है धीरे धीरे बढ़ेगा, ये लोग बाग आते हैं और एक क्लियर मैसेज है। जो सड़क पर चलते लोग हैं उनसे भी, जब गांव देहात में जा रहे हैं, वो महिलाएं अब खूब बोल रहे हैं कि बिटिया अब जो है ज़रूरत है कि अपने यहाँ का एक आदमी और अपनी आवाज़ बुलंद हो। क्योंकि हुआ क्या था, जो अभी चुनाव थे विधानसभा के, उसमें एक भी प्रत्याशी नहीं यहाँ से निकल पाए और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे ज़िले में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे ने किसानों को कुचल दिया। तो ये इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद हमारे यहाँ कहीं ना कहीं सीटें जब नहीं निकल पाई तो लोगों के मन में एक दर्द है। और अब जब ये मौका मिला है, उपचुनाव हुआ है, तो लोग चाहते हैं कि हम अपनी दर्द भरी आवाज़ को मत के माध्यम से सरकार को बताएं कि अब हम अपने बाशिंदे को वहाँ बिठाना चाहते हैं जो हमारी बात भी करेंगे। आप लखीमपुर की रहने वाली हैं, क्या स्थानीय मुद्दे होते हैं यहाँ चुनाव में? देखिए, यहाँ पे क्योंकि ये एक किसान प्रधान एरिया है, खेती किसानी बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है और यहाँ के जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं, युवा हैं, ये मुझे आई एम वेरी प्राउड टू ऑल्सो से दैट ऑन योर चैनल कि यहाँ से जितने भी हमारे लड़के लड़कियाँ हैं वो बहुत बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। डॉक्टर्स बन रहे हैं, लॉयर्स बन रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड्स में जा रहे हैं। कई बच्चे यहाँ के बॉम्बे पहुँच चुके हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग तक कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। पर सपा के युवा नेता बहुत उत्साहित हैं इस मतदान को लेकर, इस चुनाव को लेकर, आपने देखा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।